हेलो टू एवरीवन, वी आर अगेन बैक विद द एटॉमिक सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम एक चीज़ जो हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर बात की थी, लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस की थी, उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हम फिर दोबारा से फाउंडेशन काका चैनल के ऊपर फिर से केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ताजनुर फातिमा, आपकी केमिस्ट्री टीचर एट फाउंडेशन काका। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले टॉपिक में और वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि क्या कभी आपने सोचा है कि एटम को किसने पहली बार सोचा होगा या आइडेंटिफाई किया होगा। उसी चीज़ को आज हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एटम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट बना और कौन सबसे पहले और आज कैसा एटम का मॉडल हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले किसने एटम की बात की, किसने उसके बारे में सोचा, और आज हम कैसे टाइप के एटम के मॉडल को फॉलो करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर atomic series part 2. So atomic models and discoveries, this is our topic. जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक सीरीज़ की या हम ये बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की और उनकी डिस्कवरीज़ की, तो हमेशा सबसे पुरानी चीज़ों के बारे में सबसे सोचा जाता है सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई सबसे पहले एक एटम के बारे में जिसने सोचा उनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अराउंड 460 BCE में पहली बार बैठे बैठे ही ऐसे ही सोचा कि क्या हो अगर इस मैटर को, जो भी उनके सामने प्रेजेंट था अवेलेबल, मान लो कोई स्टोन था या कोई भी चीज़ उनके आसपास प्रेजेंट थी एज अ सब्सटेंस, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे कट करता जाऊं, अगर मैं इसके पार्ट्स करता जाऊं, तो एट द एंड मुझको क्या मिलेगा, उसके बारे में उसने सोचना शुरू किया। अब डेमोक्रिटस के टाइम पर कोई लेबोरेटरीज नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उस टाइम पर जनरली वो थिंकर्स थे, थिंकर्स जो फिलॉसफीज प्रोवाइड करते थे, जिनके दिमाग में थॉट्स प्रोसेस होते थे और फिर वो उन्हें डिलीवर करते थे। तो उसने भी ऐसे ही एक एटम के बारे में आइडिया सोच लिया कि भाई एक ऐसी चीज़ मिलेगी मुझे, मैटर को तोड़ता जाऊंगा, फिर मुझको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको फर्दर मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। और उसी एक चीज़ को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटमॉस, द वन विच इज अनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं होगा, वो अनडिविजिबल है, इसको मैं फर्दर और नहीं ब्रेक कर सकती। और भी उसने बातें कही थी, और लेकिन उसने ना बहुत कुछ अजीब सोचा था। उसने कुछ ऐसा सोचा कि भाई मैटर का जो टेक्सचर होता है, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं, तो भाई हर मैटर का जो एटम होता है ना, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड पे जो डायग्राम लगा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, उसके पार्टिकल्स को उसने स्मूथ दिखाया, लाइक द स्मूथ स्फेयर्स। यानी कि उसने बताया कि एटमॉस जो हैं, जो वाटर के हैं, वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। बट आपको पता है ना आयरन कैसा होता है, बहुत हार्ड, रिजिड। तो उसके लिए उसने एटम के ऊपर ऐसे स्पाइंस लगा दिए कि भाई आयरन का जो एटम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का या हर मैटर का जो पार्टिकल है, जो एटमॉस जिसे उसने कहा था, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, उनका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग, और वो कहाँ पर काम में लिए जा रहे हैं। यानी कि ये हमारे पहले ही थिंकर थे जिन्होंने सोचा अबाउट द एटम कि एटम एक्चुअल में होगा क्या। अब बहुत टाइम तक इनकी जो ये थ्योरी थी ना, ये कहीं पर छुप गई।
और फिर कुछ टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद, फिर एक नई थ्योरी हमें देखने को मिली, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि डाल्टन अब यहाँ पर फिलोसोफर नहीं थे। उन्होंने कुछ भी आइडिया सोचकर कुछ भी नहीं बोल दिया था। उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज विच आर ऑलरेडी गिवन, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इनके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और 1808 में इन्होंने डाल्टन की पहली एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड की, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ये पहली थी। यहाँ से ऐसे मान सकते हो आप कि एटम जो है वो एक्सपेरिमेंटली देखा इन्होंने भी नहीं था एटम को, बट यहाँ से एटम जो है वो धीरे धीरे थिंकिंग की जगह एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस होना शुरू हो गया। तो व्हाट ही सेड अबाउट द एटम, और इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए समझाने के लिए कि ये क्या समझते हैं अबाउट द एटम, एंड इन्होंने क्या चीज़ देखी एटम के अंदर। इन्होंने कहा हर एक मैटर जो है, चाहे कोई भी मैटर हो, वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल का बना होता है एटम। यहाँ पर अभी भी वही बात चल रही है कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो वही डेमोक्रिटस ने कहा था अपने फिलॉसफी के अंदर। फिर आए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अगर एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो आयरन है, तो आयरन कहीं से भी आया हो, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो सब सिमिलर होंगे मास में भी, यानी कि उन सबका मास भी बराबर होगा और उन सब की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी क्योंकि वो आयरन का ही तो एटम है। थर्ड, इन्होंने बताया कि एटम्स जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। उनका मास, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग एटम की जो अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं वो अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मॉलिक्यूल। तो जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद वो हमेशा फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो वाटर होगा H2O, यानी कि जब भी वाटर बनाया जाएगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स होगी, बायोमास। अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये रेशो है, तो 2 और 16 कैंसिल होके बन जाएगा 2:8 बायोमास। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगी, तभी आप उसको एटम कह सकते हो। अदरवाइज वो तभी आप उसको वाटर का मॉलिक्यूल कह सकते हो, अदरवाइज वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो यही मतलब था इनकी लाइन का कि जब भी एटम कंबाइन होंगे फिक्स्ड होल नंबर रेशो में होंगे और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम कभी एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर बस एटम्स का रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी कि एक एटम एक मॉलिक्यूल से शिफ्ट होके दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाता है, ना ही कोई नया एटम बनता है
और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो। तो हियर वी आर कि भाई हमारे पास कुछ ये है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ एटम सेम है, कोई भी नया एटम आकर ऐड नहीं होगा और कोई भी जो पुराना एग्जिस्टिंग एटम है वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम है तो यहाँ पर भी कैल्शियम अवेलेबल है, यहाँ 1 कैल्शियम एटम है तो यहाँ पर भी 1 कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आ गई कैल्शियम के साथ और 2 ऑक्सीजन चली गई कार्बन के साथ। यानी कि ऑक्सीजन जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर लिया। बाहर से कोई नया एटम नहीं आया और इन्हीं एटम ने जो पुराने प्रेजेंट थे कैल्शियम कार्बोनेट में अपने आप को रीअरेंज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नए 2 कंपाउंड्स बना लिए। अब अगर हम बात करें कि थॉमसन में जाने से पहले अगर हम डेल्टन्स की और कुछ बात करें तो भाई डेल्टन की थ्योरी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। टाइम के साथ साथ हमको ये भी पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते हैं। यानी कि अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं कि क्यों इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो आइसोबार्स और आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने इसकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर कर लिए जिन्होंने और इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। क्योंकि इसने तो कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होने ही नहीं चाहिए थे। फिर इसने कहा कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसके सभी एटम का मास जो है वो सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 12, कार्बन 14 दोनों ही एटम्स कार्बन हैं, बट एक का मास 12 है और एक का मास 14 है। तो ये एक और ड्रॉबैक बना हमारे डेल्टन के कंसेप्ट के अंदर। फिर आइसोबार्स आए। इसमें उसने कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने अभी जब पीछे डिस्कस किया कि एलिमेंट्स जो होते हैं अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। नो डाउट प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मासेस जो हैं वो सेम रह जाते हैं, जैसे कि आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। सेम मास 40, 40 एंड 40 सेम मास इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये भी एक ड्रॉबैक बना जैसे जैसे हमारी साइंस ने एडवांसमेंट्स किए और हमने नई नई डिस्कवरीज की। तो अगर हम दोबारा से एक बार डाल्टन को देखें तो डाल्टन ने 1808 में हमको एक एटम का स्ट्रक्चर जनरेट करके दिया। इसने एटम नहीं देखा था, ये जैसे मैंने आपको बताया है। अगेन जो इसने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए उन्हीं के बेसिस पर इसने कुछ एटम की प्रॉपर्टीज बताई थी कि भाई एटम ऐसा ऐसा होता है। तो लेट्स सी कि इसके अकॉर्डिंग एटम दिखेगा कैसे। ये है एटम अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है एक बॉल जैसा होता है। जो बॉल
इसके अंदर ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही प्रोटॉन है और ना ही न्यूट्रॉन है। एक बॉल है बस, जो अपने आप को अरेंज करके अलग अलग एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को बनाती है, और इस बॉल के अलावा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेल्टन। अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती गई, हमारे लेबोरेटरीज एडवांस होते गए, हमने नए नए और डिस्कवरीज की, तो हमको पता चला कि भाई एग्जैक्टली में एटम जो है कुछ चेंजेस अभी और चाहता है। तो नेक्स्ट चेंज करने के लिए आए हमारे एटॉमिक मॉडल थॉमसन का। थॉमसन जो थे, इन्होंने हमको एक चीज़ डिस्कवर भी करके दी, यानी कि इन्होंने बताया हमको कि एटम डिविजिबल होता है। यानी कि थॉमसन ने हमको सबसे पहले तो एक चीज़ की डिस्कवरी करके दी, और वो डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जे थॉमसन को जाता है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, फिर उसके बाद इन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर इमेजिन करना शुरू किया कि एक्चुअल में एटम दिखेगा कैसा, क्योंकि देख तो हम अभी भी नहीं पा रहे थे। तो हर कोई बस अपने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिज़ाइन कर रहा था कि शायद ये ऐसा दिखेगा। तो उसने अपने मॉडल को रिलेट करने की कोशिश की विद अ प्लम पुडिंग, जिसमें ऐसे मान लो कि आपके पास एक केक है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं प्लम्स अंदर फिट हैं। अब वो रैंडमली जब आप उसे ओपन करोगे, तो कहीं से भी आपको कोई भी रेजिन मिल सकता है, या कोई ड्राई फ्रूट जो भी हमने उसमें ऐड किया है वो रैंडमली आपको ऑब्टेन हो सकता है। अब इससे उसने किस तरह से अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ये मॉडल जो है हमें प्रोवाइड किया डेल्ट थॉमसन ने, सॉरी। तो भाई थॉमसन ने हमसे ये कहा कि जो भी एक सिर्फ सेम माना उन्होंने, जैसा कि हमारे डेल्टन ने कहा था, जैसे कि हमारे डेमोक्रिटस ने कहा था कि गोल राउंड बॉल्स हैं, तो भाई गोल राउंड बॉल ही है। अब इस बॉल के अंदर कुछ चेंजेस की उसने कहा कि ये जो इस बॉल का बाहर का जो पूरा स्फेयर है ना, ये बाहर का स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ये पॉजिटिव होगा। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की उसने डिस्कवरी की वो रैंडमली, देखो कहीं कहीं पर भी प्रेजेंट है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे स्फेयर के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अगर आप एटम को पीस में कट करोगे तो। दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट उसने एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली बता दी थी कि भाई इस एटम में, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो भाई एक एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ऑन द आउटर स्फेयर, उतना ही इलेक्ट्रॉन अंदर उसको बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट होगा। तो थॉमसन कहते हैं कि मेरा मॉडल प्लम पुडिंग से रिलेट कर पा रहा है, और एक प्लम पुडिंग मॉडल हमने थॉमसन के लिए प्रोवाइड किया। उन्होंने जो विजुअल्स दिए उसके अकॉर्डिंग एक स्फेरिकल बॉल जिसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमें आइडिया नहीं लगता कि हम कहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। सिमिलरली एक और मॉडल एक और स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसा देखा है, वाटरमेलन, जिसका बाहर एक ग्रीन कलर का स्फेयर होता है और अंदर उसके सीड्स जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसे आप वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटरमेलन। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ये जो स्फेयर है बाहर का, ये पॉजिटिव
और इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक से सीड्स हैं दे आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू थॉमसन। थॉमसन के अकॉर्डिंग ये हो गया। बट अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो थॉमसन के मॉडल से हम विथ एडवांसमेंट जब हमने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स और करने शुरू किए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो थॉमसन का मॉडल हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पहला तो था एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बन रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अगर रैंडमली अंदर अवेलेबल हैं तो आपको पता है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो भाई जब इतना रैंडमली वो इंटरनल स्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको बाहर जाने की कोई जगह नहीं मिल रही है क्योंकि पॉजिटिव स्फेयर बाहर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह से इस मॉडल पे क्वेश्चन मार्क्स बनने शुरू हो गए। सिमिलरली अब बाद में जब हमने और एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमको अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिली, जो भी ये मॉडल हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली इनके बाद जो आए वो थे रदरफोर्ड, जिनके बारे में अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो भाई रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस को इस मॉडल में कहाँ फिट किया जाए वो भी क्वेश्चन मार्क बन गया। तो देखा जाए तो जनरली लिमिटेशंस वो हो गई जो हमने आगे और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर डिस्कवरीज करते गए, जो और नए एडवांसमेंट मॉडल में होते गए, और जो भी नई चीज़ हमने एटम के बारे में डिस्कवर की है, अगर वो सब चीज़ें पुराने वाले मॉडल्स पे अप्लाई नहीं हो रही हैं तो वो उन पुराने वाले मॉडल्स के लिए उसकी लिमिटेशंस बन गई। क्योंकि अगर वो अप्लाई हो जाती तो हम उसी मॉडल को क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते। बट वो अप्लाई नहीं हो पाई, इसीलिए आगे की सारी डिस्कवरीज को हमने इन मॉडल्स की लिमिटेशंस बना दिया। जैसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसने हमको डेंस न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया था, और हम यहाँ न्यूक्लियस कहाँ रखें भाई, जगह ही नहीं बनाई इसने न्यूक्लियस के लिए। इसने तो कह दिया इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो न्यूक्लियस के लिए जगह तो होनी चाहिए, वो तो थी नहीं इसके अंदर। ओके, अब और अगर हम आगे बढ़ें तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक और नई डिस्कवरी की जो करने वाले थे रदरफोर्ड। पुरानी जितनी भी लिमिटेशंस थी जो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं किसी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल ने एडवांसमेंट में लेकर आया, ख़त्म करने की कोशिश की। इसी के बीच के अंदर इन्होंने एक मेजर चीज़ एटम के मॉडल में ऐड की, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ द एटम, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एटम के मॉडल में डिस्कवर की, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एटम, सॉरी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को इसने डिस्कवर किया, विच इज़ द मेजर डिस्कवरी। और इसी के बाद हमको एग्जैक्टली पता चला कि प्रोटॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और एटम के मॉडल को और एडवांस बनाया। लेट्स टॉक, इन्होंने क्या क्या बातें की कुछ। अब इसमें मैंने इंक्लूड जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली मॉडल्स आर और उनमें क्या क्या चेंजेस टाइम के साथ हुए हैं। ओके, सो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसको कुछ ऐसे रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए थे, और इन रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर उसने ये कुछ की फीचर्स बताए थे। उसमें उसने डिस्कस किया कि भाई एटम के अंदर एक टाइनी डेंस एरिया होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है।
और उस टाइनी डेंस एरिया को, जैसे मैंने अभी पहले वाले बताया आपको कि उस टाइनी एरिया को हमने न्यूक्लियस कहा। नेक्स्ट, फिर उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, ये उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर इसने और इम्पॉर्टेंट बात क्या कही कि मेजरली जो एरिया है इनसाइड द एटम वो खाली जगह है, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द लाइंस विल क्रॉस द एटम्स एज इट इज, वो उसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई। 1 2 3 4 5, बहुत, मतलब इतनी रेज में से बहुत सारी रेज जो थी वो एटम को क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई, जिससे उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई एटम में बहुत सारी स्पेस खाली है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल को दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज, प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब जब हम एडवांसमेंट करते गए तो पुराने जितने भी मॉडल्स थे हमने सबके ऊपर उसे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। बट रदरफोर्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई रदरफोर्ड के जैसे जैसे हम रदरफोर्ड के टाइम में हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बताया कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो भाई यहाँ पर फिजिक्स भी इंक्लूड हो गई। होनी है, चार्जेस की बात हो रही है तो फिजिक्स तो आएगी ही आएगी। जब केमिस्ट्री और फिजिक्स मिक्स किए गए तो रिजल्ट्स इनएप्रोप्रिएट मिले, यानी कि बात को समझा नहीं पा रहा था रदरफोर्ड कि क्यों ऐसा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले की बात कर लो आप, लिमिटेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं चारों तरफ। अब जो मैक्सवेल की थ्योरी है फिजिक्स के अंदर वो कहती है जो मूविंग चार्ज, अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो रेगुलरली एनर्जी निकालते रहते हैं, दे इमिट देयर एनर्जी। और भाई जब वो एनर्जी इमिट करते रहेंगे, रेगुलरली एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए ना कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो सीधे जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बट एटम तो स्टेबल होता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर स्पेक्ट्रल लाइंस, जो हमने अभी पहले बात की, स्पेक्ट्रल लाइंस की बातें हम आगे करेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में क्वांटम फिजिक्स के जो जो भी हमने आगे डिस्कवरीज की उस बेसिस पर भी ये हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, अगेन वही उसने सोच लिया कि वो रिवॉल्व करते हैं, बट मॉडल में जब हमने आगे की डिस्कवरीज को अप्लाई करने की कोशिश की तो वो प्रॉपरली हो नहीं पाई, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे एक एटम किसी से बॉन्डिंग करेगा या किसी से रिएक्शन करेगा। उस चीज़ को वो ढंग से समझा नहीं पा रहा था, और यही सारी चीज़ें उसके लिए उसकी मॉडल पर क्वेश्चन मार्क बन गई। तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर हम कोई बात बता रहे हैं कि पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव चक्कर लगा रहा है, जहाँ पर हमको थॉमसन ने कहा कि बाहर एक पॉजिटिव स्फेयर है, इंटरनल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका जस्ट रिवर्स हमको रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ बताया कि पॉजिटिव सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड हमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी टाइम के साथ ख़त्म नहीं हो रही है और क्यों वो न्यूक्लियस में नहीं गिर के एटम को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं, एटम स्टेबल क्यों है। इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये नील बोर ने हमको एक और नया रिफाइन मॉडल प्रोवाइड किया। बेस रदरफोर्ड का ही है, बस इसने कुछ कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दिए। द चेंजेस आर, न्यूक्लियस इज स्टिल इन द सेंटर,
But according to the Niels Bohr, the model he proposed in 1913, इसने कहा कि जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं वो एरियाज एनर्जी शेल्स हैं, यानी कि के एल एम, ये जो हम बता रहे हैं इसमें जो मार्किंग्स हैं दे आर एनर्जी शेल्स। और इन एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एनर्जी शेल्स जो हैं ये वो एरियाज हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर चल रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब भी एनर्जी शेल्स की बात की जाएगी तो हमेशा इनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, डिस्क्रीट होगी। एनर्जी शेल्स जो हैं ये अंदर से बाहर की तरफ काउंट की जाती हैं, यानी कि जो शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है वो होगी शेल नंबर 1, और एनर्जी शेल को डिनोट किया जाता है एन से। एन रिप्रेजेंट शेल, एन रिप्रेजेंट करता है शेल को, और इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर इंटरनल वाली 1 है तो फिर n इज इक्वल्स टू 2, इसके जस्ट बाद वाली फिर n इज इक्वल्स टू 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी। इसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अंदर वाली शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एल, कैपिटल एम बाहर। अब हम बाहर की तरफ मूव करेंगे इस साइड, तो के एल एम एन ओ पी, इस तरह से हम बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो इन्होंने जनरली एक इलेक्ट्रॉन का तो जो पाथ था जिसको रदरफोर्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली घूमने के बाद भी जाकर न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे हैं, उस चीज़ को इन्होंने करेक्ट किया बाय गिविंग द एनर्जी शेल्स। एनर्जी शेल्स को देकर कि भाई हर एनर्जी शेल की एनर्जी फिक्स होती है तो इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली उसमें घूमता रहेगा बिना न्यूक्लियस में गिरे हुए, और न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली उस पर लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस मॉडल इज वाज गिवन बाय नील बोर, ये नील बोर ने दिया था। बट जैसे जैसे बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नील बोर भी हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब मैंने कहा ना जैसे जैसे हम एडवांसमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे जो पुरानी थ्योरीज होंगी उनके ऊपर वो लिमिटेशंस बनती जाएंगी। पहली बात तो ये थी कि नील बोर का जो मॉडल था, बोर्स मॉडल जो था, वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के ऊपर ही एप्लीकेबल था। तो वो दूसरे एटम्स के बारे में हमको कौन बताएगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जांपल श्रोडिंगर, हेसेनबर्ग एंड अदर्स, देयर आर सो मेनी अदर्स आल्सो, जिन्होंने इस क्वांटम मॉडल में अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया और हमें एक प्रॉपर एटम का स्ट्रक्चर या मॉडल देने की कोशिश की। बट अब बातें आती है भाई ये क्वांटम में क्या बात करते हैं हम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में या हम कहें क्वांटम फिजिक्स जो जनरली हम बोलते हैं उसके अंदर हम टाइनी पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, एनर्जी को स्टडी कर लिया, मैटर को स्टडी कर लिया, उसके टाइनी टाइनी सब्सटेंसेस को स्टडी करना ही क्वांटम कहलाता। तो उसी चीज़ के लिए हमने एक नया मॉडल जो आया श्रोडिंगर की स्टडीज़ के बेस पर, हेसेनबर्ग की स्टडी के बेस पर,
ब्रोगली की स्टडी के बेस पर, तो वो कुछ इसके फीचर्स ये हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का पाथ, जहां पर बोर ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स्ड है, वो अपने फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में घूमता रहता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। वहीं इन्होंने कहा कि कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जोन्स में रहते हैं और इन प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी कि अब अगर मुझे एटम में जाकर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ पर? ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ऑर्बिटल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात और यहाँ पर क्या थी कि ये जो मॉडल था ये मोस्टली सारे एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, भाई इस मॉडल के हिसाब से अब तक जितने भी पहले के मॉडल थे उन मॉडल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह, दोनों की ही तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स कंसिडर किए जाते हैं। हर एटम का इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल पैटर्न होता है, स्पेक्ट्रा होता है। ये एक्यूरेटली सारे स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पा रहा था जो ना रदरफोर्ड कर पाया ना ही बोर का मॉडल कर सकता था। फिर और ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड था? फुल क्वांटम मैकेनिक्स पर, जहाँ मैंने तुमको बताया कि भाई इसके अंदर हम टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कि वो कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो मॉडल है इसमें बहुत अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। जैसे श्रोडिंगर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, दे आर फाउंड इन द प्रोबेबिलिटी जोन्स। इन्हें हम क्लाउड्स, प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स, या फिर हम इन्हें ऑर्बिटल्स कहेंगे। हेसेनबर्ग ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं, नो डाउट। तो आप कैसे एक ही टाइम पर उसकी स्पीड और यानी उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर कोई चीज़ चल रही है तो ऑब्वियसली आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते, तो आप दोनों में से कोई एक ही चीज़ बता पाओगे। और जो डी ब्रोगली थे उन्होंने जो डुअल नेचर थी इलेक्ट्रॉन की उसकी बात की। तो यानी कि इन सब के अलग अलग थॉट्स को मिलाकर हमने एक प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया जिसने हमको एक बहुत अप्रोप्रिएट आइडिया दिया। एक चीज़ तो है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, बट विजुअलाइज करना इस मॉडल को पॉसिबल नहीं है। जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं कि हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, डाल्टन ने ऐसा कहा, थॉमसन ने ऐसा कहा, नील बोर ने ऐसा कहा, तो बहुत इजीली हम उन्हें विजुअलाइज कर पा रहे थे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ना, ये हमारा कंप्लीट रिफाइनमेंट था फ्रॉम डेमोक्रिटस टिल द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हमने कभी भी पुराने वाले मॉडल को पीछे छोड़कर नया नहीं बनाया, हमने पुराने वालों में ही हमेशा रिफाइनमेंट्स किए, चेंजेस किए, उनको सही किया। एंड स्टिल वी आर नॉट 100% श्योर कि अब भी क्या एटम ऐसा दिखता है। So we started from here, the Democritus model, या हम कहें उसका थॉट। फिर डेमोक्रिटस से हम शिफ्ट हुए डाल्टन पे, जिसने कहा कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्फेयर बॉल है। फिर हम शिफ्ट हुए थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल पे, जहां पर उसने कहा कि एक पॉजिटिव स्फेयर है
और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रैंडमली अरेंज्ड हैं। फिर विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों ने बात की रदरफोर्ड के मॉडल की। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। रदरफोर्ड के मॉडल में रिफाइनमेंट किया नील बोर ने और इन्होंने शेल्स ऐड की न्यूक्लियस सेंटर में, और फिर 1 शेल 2 शेल 3 शेल, और हर शेल में कौन प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। हर शेल की एनर्जी इन्होंने कहा कांस्टेंट होती है, और जो इनर शेल्स होती हैं इसकी एनर्जी लो होगी, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मुड़ते जाओगे वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी जो है वो हाई होती जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई प्रॉपर शेल्स नहीं है, देयर आर क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्वांटम मॉडल। So today we discuss about the whole atom journey, कि भाई हमारा जो एटम है वो टाइम ट्रैवल करते करते आज कहाँ तक पहुँचा है। All the discoveries, these models are very important to understand what actually the atom is and how important the atom is. If you like the concept, please like, share and subscribe. Thank you.